बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक बच्चों। हम वहीं से दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने कहा था कि हमने एक फार्मूलेशन डिज़ाइन की है। वो फार्मूलेशन हमने डिज़ाइन की है 250 mg कंटेनिंग 100 mg ऑफ ड्रग। अब हमने उसको कंप्रेस किया है तो वो 410 मिलीग्राम की कंप्रेस हो गई है। अब हमने उसको डिजोल्यूशन मीडिया में फॉर गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमने उसको डिजोल्यूशन मीडिया जो कि 900 ml है उसके अंदर ऐड किया। 50 आरपीएम को उस पर रोटेट किया, 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया। HCl का ये बफर था जिसमें हमने ऐड किया। तो हमने फाइंड किया कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी आती है। तो वो हमने जब फाइंड किया उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो वो कंसंट्रेशन तकरीबन वो कंसंट्रेशन 18.22 के राउंड अबाउट आ रही थी, यानी कि 182.22 माइक्रोग्राम पर ml आ रही थी, जो कि हमारी डिटेक्शन कैपेबिलिटी से बियॉन्ड है। तो हमने उसको फिर फर्दर 10 टाइम डाइल्यूट कर लिया। 10 टाइम डाइल्यूट करने के लिए हमने जब सैंपल विड्रॉ किया तो उसको हमने 1 ml सैंपल लिया, तो 9 ml हमने उसी मीडिया के से उसको फर्दर डाइल्यूट कर दिया, टोटल वॉल्यूम उसका 10 कर दिया। तो उसमें अब कंसंट्रेशन जो होगी वो फिर हमने कैलकुलेट की तो वो 18.22 होगी। तो ये जैसे फार्मूला सामने नजर आ रहा है, ये हमने लगाया है फार्मूला, तो हमें मिल गई है कंसंट्रेशन, यानी कि हमने 410 डिवाइडेड बाई 250 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हमारा ड्रग की कंसंट्रेशन फाइंड हुई, हाउ मच ड्रग इज प्रेजेंट इन द फॉर्मुलेशन। देन डिवाइडेड बाय 900 ml, ये हमें पता लगा जब हमने इसको डिसोल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया तो कितनी कंसंट्रेशन बनी। देन डिवाइडेड बाय 10, ये हमें पता लगा जब हमने उसको उसके अंदर फर्दर डाइल्यूट किया 1 ml सैंपल लेके 10 ml में, तो कितनी कंसंट्रेशन बन गई। और फिर मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो उसको हमने मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट किया, तो वो बनी 18.22 माइक्रोग्राम पर ml, विच इज डिटेक्टेबल बाय आवर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अच्छा, इसको हम कहेंगे, अब ये हमारी वो वैल्यू है जो अगर मैक्सिमम ड्रग जो हमने डाली हुई है एक टैबलेट के अंदर वो सारी की सारी ड्रग डिजोल्व कर जे इन अ मीडिया, तो वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन इतनी देने की कैपेबिलिटी रखती है। तो ये हमारी थ्योरेटिकल यील्ड होगी। इससे हम फाइंड करेंगे एक्चुअली कितनी रिलीज हो रही है, एक्चुअल यील्ड कितनी आ रही है। तो हम उस सैंपल को जो कि थ्योरेटिकल यील्ड का, इसको भी हम एक दफा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर रन करके देखें, ताकि हमें जब ये पूरी डिजोल्व हो जाए, यानी फॉर एग्जाम्पल वो 8 घंटे में या 12 घंटे में पूरी डिजोल्व हो गई है, तो हम वो 8 घंटे का सैंपल भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर रन करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि ये थ्योरेटिकल यील्ड कितने परसेंटेज ज्यादा आई है, कितने परसेंटेज कम आई है। अच्छा, तो अब हमने ये एक थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड कर ली। अब हम सैंपल ले रहे थे एट अ डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। हम सैंपल ले रहे, हमने फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट फार्मूलेशन टेस्ट की, 6 बास्केट्स थी हमारे उस डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स की, तो हमने 6 में लगाए। फॉर एग्जांपल ये मल्टीपल बास्केट का है तो उसमें 7, 8, 9, 10, 12, 18 तक भी बास्केट्स होती हैं। तो यहाँ पे 7 फार्मूलेशन आपके सामने लगी हुई नजर आ रही है। 7 फार्मूलेशन का टेस्ट लगाया गया। ये इस तरह से अरेंज कर लिया गया कि एक कॉलम मैंने फॉर एग्जांपल बी कॉलम में आर्स लिखा, उसके बाद पहली फार्मूलेशन का नेम लिखा, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, फिर चौथी का, पांचवी का, छठी का, सातवीं का, उसका फार्मूला, उसका जो नॉमिनेटेड आपका सुफिक्स है वो लिखा हुआ यहाँ पे, यानी कि F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, इस तरह से ये मैंने डिफरेंट कॉलम्स में लिख लिए हैं। आर्स एक कॉलम में लिख लिया और आर्स के नीचे रोज में मैंने जिस तरह सैंपल विड्रॉ करना शुरू किया है वो मैंने लिख लिया, यानी कि मैंने सैंपल विड्रॉ किया एट हाफ एन आवर, फिर मैंने एट 1 आवर from the start of my experiment, then at 2 hours from the start of my experiment, then at 3 hours from the start of my experiment, 4 hours from the start of my experiment, 6 hours from the start of my experiment, 8 hours from the start, 10 hours from the start and 12 hours from the start। ये मेरा टाइम है जो कि मैंने सैंपल विड्रॉ किया है या मैंने प्लान किया है। तो आप पहले ही प्लान करेंगे कि ये टाइम पे मैंने सैंपल विड्रॉ करना है, आप टाइम नोट कर लेंगे कि इतने बजे मैंने स्टार्ट किया है तो अब ये पहला 0.5 इतने टाइम पे होगा, फिर 1 आवर इतने टाइम पे होगा, फिर उसके बाद इतने टाइम पे। तो आप उस टाइम पीरियड के बेस के ऊपर टाइम पे आपको एनालिसिस में उसमें से 1 ml सैंपल विड्रॉ करेंगे, उसमें 900 ml मीडिया डाल के उसको 10 टाइम डाइल्यूट कर लेंगे, ये आपका एक टाइम का सैंपल होगा। और जो आपने 1 ml उसमें से विड्रॉ किया है वो 1 ml आप रिप्लेस भी करेंगे, आप उसमें 1 ml डालेंगे भी वापस।
मीडिया ताकि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। ये हमने डिसोल्यूशन में पढ़ा हुआ था कि हम जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो फिर हम दूसरा पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम चेंज होता रहेगा तो फिर हम दूसरे पैरामीटर को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, ये फिर हमारा प्लान है। इसके आगे हमने ये 7 फार्मूलेशन जो लगाई हुई थी वो हमने लिख ली। हमने अब उनका एनालिसिस करना शुरू किया। जो हमने सैंपल विड्रॉ किया 1 ml, उसमें हमने 9 ml डाल दिया प्लेन मीडिया, प्लेन बफर, और उसको 10 ml कर दिया। अब हमने उसकी रीडिंग लेना शुरू की। हमने 5-7 फार्मूलेशन का एक एक सैंपल विड्रॉ कर लिया 0.5 वाला, क्योंकि एक ही टाइम पे आ जाएगा ना ये 0.5 की वैल्यू। तो हमने 7 फार्मूलेशन जो लगाई हुई थी उनका सब का 0.5 का एक सैंपल ले लिया। फिर हमने सब का 1 आवर वाला सैंपल ले लिया। फिर हमने 2 आवर्स वाला सैंपल ले लिया। हमने 3 आवर्स वाला सैंपल ले लिया। हमने फिर 4 आवर्स वाला सैंपल ले लिया। तो हमारे पास 4 सैंपल इस तरह से आ गए हैं एट ऑफ डिफरेंट फार्मूलेशन, यानी कि 7 फार्मूलेशन। 28 सैंपल्स हमारे पास इस वक्त प्रेजेंट है। तो हम प्लान करेंगे कि अब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का एनालिसिस शुरू कर दें, क्योंकि अगला सैंपल 2 घंटे बाद है, तो उसमें इतना गैप है, तो हम उतनी देर में ये एनालिसिस कर लेंगे। फिर हम वो सैंपल ले लेंगे और फिर अगले सैंपल लेके हम फिर बाकी सारा ये 10 आवर्स पे फिर एनालिसिस शुरू कर देंगे। इतनी देर में 12 आवर वाला सैंपल भी हमारे पास आ जाएगा। तो फिर हमने क्या किया, हमने उसको क्यूबेट में डाला, जो कि हमारी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो डुअल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसमें एक रेफरेंस सेल है और एक आपका सैंपल सेल है। रेफरेंस सेल में आपने लगाना है प्लेन मीडिया जिसमें आपने ये डिसोल्यूशन रन किया, और सैंपल में एक दफ़ा प्लेन मीडिया लगा के ऑटो 0 प्रेस करना है तो 0 हो जाएगा, यानी कि मीडिया में उस वेवलेंथ के ऊपर अगर कोई अब्जॉर्बेंस आ रही है तो वो 0 हो जाएगी। अब आपने सैंपल वाली क्यूबेट निकाल, सैंपल वाले सेल से क्यूबेट को निकाल लेना है। उसमें आपने सबसे पहले एक फार्मूलेशन का 0.5 आवर्स का मीडिया डालना, फिर आपने दूसरी फार्मूलेशन का 0.5 का, तीसरी फार्मूलेशन, हर एक का 0.5 का, यानी कि आप कंसंट्रेशन की तरफ नहीं जा रहे। कंसंट्रेटेड की तरफ जाएंगे फिर आप डाइल्यूट की तरफ आएंगे तो आपका एरर के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो आपने सब का 0.5 आवर्स का एनालिसिस 1 बाय 1 कर लिया, क्योंकि एक ही ड्रग है सारी फार्मूलेशन में, तो हमें कोई और पैरामीटर चेंज, एक ही मीडिया यूज हुआ, एक ही ड्रग यूज हुई, एक जैसी पैरामीटर है, तो हम सिर्फ सैंपल वाली जो क्यूबेट है उसको रिप्लेस करेंगे विद सेकेंड फार्मूलेशन सैंपल। तो हमने उन सब की अब्जॉर्बेंस नोट कर ली। तो फॉर एग्जांपल ये जो अब्जॉर्बेंस लिखी हुई है F1 की 0.113 आई है, F2 की 0.125 आई है, F3 की 0.084 आई है, F4 की 0.082 आई है, F5 की 0.039 आई है, F6 की 0.042 और F7 की 0.079। तो जस्ट फॉर एग्जांपल ये इस तरह से हमारी आई है। इस तरह हमने फिर एनालिसिस किया 1 आवर का, उसकी रीडिंग ली, फिर 2 आवर्स का एनालिसिस कर लिया, उसकी रीडिंग ली, 3-4 का लिया। इतनी देर में फिर हमारे 6 के सैंपल आने शुरू हो गए, 8 के सैंपल आ गए, फिर 10 के आ गए, तो हमने उनकी लेनी शुरू की। कितने टाइम में 12 का भी आ गया और हमने उसकी रीडिंग भी ले ली। तो हमने इन सब की रीडिंग एक ही रन में ली है, यानी कि एक दफ़ा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चला है और हमने सबका एनालिसिस किया है। तो प्लान ऐसा ही होना चाहिए कि आप एक ही टाइम पे सारा करें, क्योंकि अगले दिन जब आप उसको दोबारा रन करेंगे, इवन इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाएगा तो उसमें भी वो दोबारा से चलेगा, तो उसके पैरामीटर दोबारा एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो उनमें उसमें वही रीडिंग आना के चांसेस कम होते जाएंगे। एक रन में उसके रीडिंग के चांसेस सेम आना के चांसेस 90% से ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप डिफरेंट रन में उसको करेंगे तो फिर हर टाइम आपको ऑटो 0 करना पड़ेगा, हर टाइम आप फिर दोबारा से उसको सैंपल को एनालाइज करना शुरू करेंगे, तो वो हो सकता है उससे डिफरेंट वैल्यू दे रहा हो, रीडिंग दे रहा हो, क्योंकि हमारे ये इतने एक्यूरेट नहीं है जो कि मैनुअली ऑपरेटेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैं। ऑटो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड होते हैं। तो इसलिए इसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपको ये आइडिया हो कि हम एक ही रन में ये सारे कर रहे हैं तो एक जैसी रीडिंग आएगी, अगर एक ही रन में नहीं कर रहे तो डिफरेंट आएंगी, तो आपका एनालिसिस सही नहीं कहलाएगा। तो ये जो सारा आपका डाटा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपने अब्जॉर्बेंस लेके लिखा है ऑफ वेरियस फार्मूलेशंस, जब आपने उसका सैंपल विड्रॉ किया हुआ था एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, और उसको सैंपल को भी 10 टाइम डाइल्यूट किया हुआ था। क्यूबेट मैक्सिमम 3 ml वॉल्यूम होल्ड कर सकती है, तो आप 3 ml से ज़्यादा उसमें नहीं डाल सकते।
तो वो भी आपको जो अब्जॉर्बेंस देगी वो पर ml की कंसंट्रेशन के ऊपर ही आपको बताएगी, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन हमेशा यूनिट पार्ट के ऊपर ही डिफाइन की जाती है। यूनिट पार्ट जो है 1 पार्ट 1 ml के इक्वल होता है, तो 1 ml के इक्वल आपको वो दिखाएगा। तो ये आपने एक कर्व, ये आपने यहाँ पे एक एनालिसिस अपना लिख लिया है। ये आपका वेट लैब एनालिसिस था। अब आप आ गए हैं एक्सेल के ऊपर के। अब आपने क्या किया, आपने उसका स्पेक उसी दिन बनाया हुआ था, ये स्टैंडर्ड कर्व बनाया हुआ था, आपने उसकी कंसंट्रेशन अब्जॉर्बेंस ली हुई थी, आपने वो फार्मूलेशन को टेस्ट लगाया, आपने उसी शीट के ऊपर ये भी लिख लिया है सारा कुछ, उसकी थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है। अब आपने एम और बी भी निकाले हुए हैं, ये अब जो मैंने ग्रीन मार्क किए हुए तो एम और बी भी आपने लिखे हुए हैं। अब आपके पास वाई की वैल्यूज कल आ गई हैं, यानी कि आपने ऑब्टेन कर ली हैं वाई की वैल्यूज फ्रॉम योर एनालिसिस। अब आप इससे फाइंड करेंगे कि हाउ मच कंसंट्रेशन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय दिस वाई वैल्यू, जो अब्जॉर्बेंस की वैल्यू है, इससे कितनी कंसंट्रेशन होती है। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे कंसंट्रेशन फाइंड करने का। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने फार्मूला लगाया था जब हमने पार्टीशन कोएफिशिएंट का एक्सपेरिमेंट किया, तो वही फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो हम वैसे ही लिखेंगे, यानी कि आर हमने वहीं पे नीचे उसी टेबल की तरह आर हमने यहाँ लिख लिया, और वही टाइम पीरियड हमने एक कॉलम में लिख लिया है उसी तरह। इसी तरह से हमने ये F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 हेडिंग दे लिया डिफरेंट कॉलम्स में, और ये अभी खाली है। ये जो मैंने अभी एक्चुअली लिखे हुए हैं, ये तो सारा फार्मूला लगा है, ये अभी खाली है। ये ऐसे है टेबल, एम्प्टी टेबल है आपके पास। अब आपने ये टेबल बनाया है, तो अब आपने क्या करना है, आपने फाइंड करनी है कि ये जो अब्जॉर्बेंस है, इस अब्जॉर्बेंस के अगेंस्ट कितनी कंसंट्रेशन है। तो आप यहाँ पे उस सेल में क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू हम प्रेस करेंगे, तो फार्मूला है, ब्रैकेट स्टार्ट होती है पहले, पाई की वैल्यू ये है, माइनस आता है, फिर उसके बाद बी की वैल्यू है, तो बी हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, तो बी की वैल्यू है, फिर ब्रैकेट बंद हो जाती है, उसके बाद डिवाइडेड बाय आता है साइन, डिवाइडेड बाय के बाद m की वैल्यू से डिवाइड करना है, ये m की वैल्यू है। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम है कि b और m हमने कहीं एक जगह लिखे हुए और हमने इसको ड्रैग करना है पूरे टेबल पे। हमने तो इसको टुवर्ड्स द राइट कॉलम भी ड्रैग करना है, यानी कि हमने इसको यहां से लेके यहां तक भी ड्रैग करना है, और हमने इसको यहां से नीचे तक और यहां तक ड्रैग करना है। तो हमने दोनों साइडों को ड्रैग करना है। तो जब हम ड्रैग करेंगे तो बी के ये कॉलम आगे चलता जाएगा, नीचे को भी और इस तरफ को भी चलता जाएगा, तो वो एरर इन वैल्यू देगा। तो इसका मतलब है हमें बी को भी स्टैटिक करना है, कॉलम भी और रो भी। इस तरह एम को भी स्टैटिक करना है, कॉलम भी और उसकी रो भी। तो इस तरह से हमने इसको स्टैटिक कर दिया। मैंने इसको एंटर प्रेस कर दिया, तो ये उसने बताई है कंसंट्रेशन, यानी कि ये उसने कंसंट्रेशन बताई है माइक्रोग्राम पर ml इतनी है। मुझे इससे क्या लेना देना है कंसंट्रेशन से, यानी कि टोटल तो 18 है, तो मुझे पता लगना चाहिए कि ये 18 के रेलिवेंसी से कितनी है, क्योंकि थ्योरेटिकली मैंने यहाँ पे फाइंड की हुई है, थ्योरेटिकल यील्ड मेरी 18.22 है। तो ये जो वैल्यू आई है माइक्रोग्राम पर ml थ्योरेटिकल इतनी है, तो ये आई है 1.2, तो ये कितने परसेंट है ऑफ दैट टोटल वैल्यू। तो मैं फिर इसको थ्योरेटिकल वैल्यू से डिवाइड करना शुरू करूंगा। अच्छा, अब ये थोड़ी सी बात आपको ये बतानी थी। ये तो हम इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये हमारा टेबल बनना शुरू हो गया, मैंने इसको ड्रैग किया टुवर्ड्स हियर एंड इसको फिर मैंने ड्रैग किया टुवर्ड्स हियर, तो इसने सारे का सारा कंसंट्रेशन मुझे बता दी। कुछ कंसंट्रेशन माइनस में आ गई है। माइनस उस वक्त आएगी जब आपकी y की वैल्यू से b की वैल्यू बड़ी होगी। अगर b की वैल्यू ज्यादा है y से, तो फिर ये माइनस में आएगी। तो आप यानी कि यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, कंसंट्रेशन कैलकुलेट नहीं की जा सकी, क्योंकि इससे नीचे आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं बता रहा कि कितनी कंसंट्रेशन है। तो आप इसको यहाँ पे जीरो भी एनालिसिस करते हुए फिर प्रॉब्लम करता है, तो आप इसको जीरो कर दे, यानी कि आप इसको यहाँ पे फार्मूले से हटा के तो आप इसको अलोन जीरो कर दो, माइनस वाली वैल्यू हमें रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा चलें, ये तो एक वेरिएबल। तो हमने क्या करना है, फिर हमने इससे परसेंटेज फाइंड करनी है। तो मैंने ऐसे ही एक और टेबल बनाना शुरू किया। ये अभी मैं आपको सेपरेट बता रहा हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा कि ये इकट्ठा ही कैसे टेबल बन सकता है, एक ही जगह पे एनालिसिस कैसे हो सकता है। हमने इसी तरह से एक नया
टेबल बनाया। अब हम इसमें परसेंटेज रिलीज, वहां कंसंट्रेशन फाइंड किया, अब हम इसमें परसेंटेज रिलीज फाइंड करना शुरू करेंगे। अच्छा जी, अब एक बात और है कि आपने जब टैबलेट्स ली, फार्मूलेशन 1 की, 2 की, 3 की, हर किसी का एक जितना वेट कंप्रेस नहीं हुआ। हर किसी में आपने 250 mg डिजाइन किया हुआ था फार्मूलेशन, उसमें 100 mg ड्रग थी, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल। डिफरेंट फार्मूलेशन फिर आपने बनाई उसकी, डिपेंडिंग ऑन पॉलीमर। तो पॉलीमर किसी में ज्यादा पॉलीमर को फ्लफी था तो उसकी वजह से टैबलेट का वेट कम आया। किसी में जो पॉलीमर था वो पॉलीमर जो है वो ज्यादा कम्पैक्ट था तो उसमें टैबलेट का वेट ज्यादा आ गया। तो आपने हर एक टैबलेट का वेट लिखा। फॉर एग्जांपल हम फ्लफी पॉलीमर बढ़ाते जा रहे थे, तो फ्लफी पॉलीमर की वजह से उसका वेट F1 का तो वेट 410 आया जब कंप्रेस की गई, F2 का वेट 387 आया, F3 का वेट 385 आया, F4 का 370 बना वेट, F5 में बहुत ज्यादा सिर्फ वही फ्लफी ही था तो उसमें वेट जो है वो 200 सिर्फ, उसने जब कंप्रेस हुआ तो 200 वेट ही दिया। F6 में 335 वेट आया और F7 का 375 वेट आया। तो हर किसी का अलग वेट है, तो हर किसी की थ्योरेटिकल यील्ड हर फार्मूलेशन की डिफरेंट होगी। तो हमने उसी टेबल के ऊपर एक थ्योरेटिकल यील्ड की हेडिंग दी। अब हमने उसी के ऊपर उसकी थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करना शुरू किया। तो वो कैसे कैलकुलेट होगी? जैसे हमने ऊपर बनाया हुआ था, हमने ये सारा बनाया, वहां पे हमने ये टैबलेट साइज क्लिक किया हुआ था। अब हमारे पास ये टैबलेट साइज नहीं, हमने तो टैबलेट साइज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने क्लिक किया, यानी कि ये 35 और सी कॉलम है, C35, तो हमने क्लिक किया C35 जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने इज इक्वल टू प्रेस किया। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इक्वेशन से कंसंट्रेशन फाइंड कर रहे हैं, फिर हम उसकी कंसंट्रेशन से, यानी कि एक कंसंट्रेशन वो जो कि हमने ड्रग की फाइंड करनी है वो फाइंड कर रहे हैं पहले, फिर हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं एक दफा डिसोल्यूशन मीडियम में, फिर हम उसको फर्दर डाइल्यूट कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ हमने लगाना है। तो ये हमारा वेट है, अंडरस्टैंडेबल। इसको हमने डिवाइड किया है, जितना वेट हमने डिजाइन किया हुआ था, हमने डिजाइन किया फार्मूलेशन का वेट 250, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है जितनी हमने उसमें ड्रग ऐड की हुई थी। तो ये आपको बताएगा कि हाउ मच ड्रग इज प्रेजेंट इन दिस वेट, ये ड्रग बताइए आपको। फिर हमने कहा कि हमने इसको डाल दिया है डिसोल्यूशन मीडिया में, जो कि 900 ml डिसोल्यूशन मीडिया, उससे डिवाइड करना है हमने। फिर हमने कहा हमने इसको डाल दिया है, इसको डाइल्यूट कर दिया 10 ml में, तो हमने उससे डिवाइड करना है इसको। फिर हमने कहा कि ये तो मिलीग्राम में बता रहा है, तो हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया फॉर माइक्रोग्राम। ये आपका फार्मूला है जो कि जहां पे लग गया है। अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका जवाब वही 18.410 आपको ऊपर बताया था, तो वही 18.22 वैल्यू आ गई है इसकी। तो अब हम चाहते हैं कि अगली का भी ये ऐसे ही कैलकुलेट हो जाए, तो हम दोबारा फार्मूला लगाने के बजाय हम इसको यहाँ ऐसे ड्रैग कर देते हैं। तो क्या हुआ एक्चुअली, ये ड्रैग इस साइड को होना शुरू हो गया, यानी कि अगली दफा उसने ये लिया, फिर ये लिया, ये लिया, ये लेना शुरू कर दिया। तो हमें इसको स्टैटिक करना है, जो हमारे फिक्स पैरामीटर है, यानी कि 250 फिक्स पैरामीटर है, 100 फिक्स पैरामीटर है, 900 ml फिक्स पैरामीटर है, 10 फिक्स पैरामीटर है। तो इनको हमें स्टैटिक करना है। तो हमने ये जो O1 में लिखा हुआ है, ये देखें, ये रेड, ये स्टैटिक है, तो इसका हमने कॉलम और इसकी रो स्टैटिक कर दी। फिर हमने Q1 में जो लिखा हुआ है ये ड्रग की क्वांटिटी है और ये इतनी ही है हमेशा से, तो इसको भी हमने स्टैटिक कर दिया। शुरू में देखें C35 जो है, C में 35 हमारी इसकी वैल्यू है जो वेट ऑफ द टैबलेट है, तो वो हर टैबलेट का डिफरेंट है, तो इसको हमने स्टैटिक नहीं करना। अगर ये हम कॉलम में जाएंगे तो फिर कॉलम में वो चेंज होता जाएगा, क्योंकि हमने तो रो में लिखा हुआ है, तो रो को फिर स्टैटिक करना, कॉलम को फिर स्टैटिक करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम क्योंकि एनालिसिस इस तरह नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इधर ही क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको कुछ नहीं किया। फिर O3 जो है ये वॉल्यूम ऑफ डिसोल्यूशन है, तो इसको हमें स्टैटिक करना है, दोनों को, यानी कि कॉलम को और रो को। फिर हमने जो डाइल्यूशन है 10 टाइम्स, उसको भी हमने स्टैटिक करना है, क्योंकि ये हर दफा यही हमने पैरामीटर लिया है, और 1000 से हमने हर दफा मल्टीप्लाई करना है, तो 1000 जो वैल्यू लिखी होती है उसको स्टैटिक करने की जरूरत नहीं, वो वही रहती है, क्योंकि सेल बदल सकते हैं, वैल्यू जो आपने वहां पे फार्मूला में लिख दिया वो नहीं चेंज हो सकती। तो ये मैंने एंटर प्रेस किया है,
अब जो इसकी थ्योरेटिकल यील्ड आई है ये अब मैं ड्रैग करूंगा टू दिस टाइम, इस साइड पे। तो अब उसने वो सारों की टैबलेट की थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट कर दी। अच्छा जी, अब आप आ जाएं कि अब हम यहाँ पे कंसंट्रेशन फाइंड कर ली थी, अब यहाँ हम परसेंटेज रिलीज फाइंड करना चाहते हैं। तो परसेंटेज रिलीज का क्या फार्मूला होता है? परसेंटेज रिलीज का फार्मूला होता है द कंसंट्रेशन ऑब्टेन्ड, यानी कि एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड यहाँ लिखी हुई है हमने, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंटेज निकला थी। तो ये हमने फार्मूला लगाया तो ये इसकी 6.73 परसेंटेज आ गई। अच्छा, अब हम हर जगह फार्मूला लगाएंगे ये भी नहीं एडवाइजेबल, हम तो इसको ड्रैग करेंगे। हम तो चाहेंगे हम इसको इधर को ड्रैग करें, इसका जवाब आ जाए, हम फिर इसको इधर को ड्रैग करें और इसका जवाब आए। अच्छा, कुछ तो जवाब आ गए हैं और कुछ जवाब नहीं आए और बड़े अजीब से जवाब आ गए हैं। तो इट मीन्स के हमने कोई चीज जो है वो एक फिक्स थी वो हम चेंज करने लगे, यानी कि ये जो थ्योरेटिकल यील्ड थी ये तो फिक्स थी, हाँ एक्चुअल यील्ड इधर को मूव कर रही है, एक्चुअल यील्ड इधर को भी मूव कर रही है, लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड इस फार्मूलेशन के लिए ये थी, इस फार्मूलेशन के लिए और है, इस फार्मूलेशन के लिए और है। तो हर किसी को हम ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन हम थ्योरेटिकल यील्ड को एक साइड को कांस्टेंट करेंगे, दूसरी साइड को कांस्टेंट नहीं करेंगे। तो देखें जरा, इसमें हमें चाहिए कि ये तो हमारी एक्चुअल यील्ड है और ये हमारी थ्योरेटिकल यील्ड है। तो थ्योरेटिकल यील्ड ये वाली आगे मूव नहीं करेगी, टुवर्ड्स राइट कॉलम में मूव नहीं करेगी, क्योंकि उसमें तो आगे थ्योरेटिकल यील्ड है। तो राइट मूव ना कर, राइट यानी कि राइट जो है वो कॉलम है, तो कॉलम अगर आप इसका स्टैटिक कर देंगे तो फिर ये राइट मूव नहीं कर सकती। तो कॉलम हमने सी स्टैटिक नहीं किया, सी के बाद ये डी पे चल जाएगा, डी के बाद ये ई पे चल जाएगा, ई के बाद एफ पे चल जाएगा अगर हम इसको ऑन द राइट ड्रैग करेंगे। लेकिन 34 जो है वो फॉर दिस वन, इसके लिए 31 ही है, इसके लिए वो 31 नहीं है 34, यानी कि इसके लिए भी वो 34 ही है, इसके लिए भी वो 34 ही है, इसके लिए भी वो 34 ही है, यानी कि रो तो वही रहनी है। तो 34 को हमने स्टैटिक कर दिया, अंडरस्टैंडेबल। इसको मैंने एंटर कर दिया। अब मैंने दोबारा फिर इसको इधर को ड्रैग किया और फिर मैंने इसको इधर को ड्रैग किया। तो ये देखें अब एनालिसिस बिल्कुल ही पहले वाले से डिफरेंट हो गया। अब अगर आप फॉर एग्जांपल ये चेक कर रहे थे तो ये कैसे आई, तो इसमें उसने H52 ली है, H52 जो है वो ये वाली वैल्यू है और उसको डिवाइड किया उसने H34 से, और H34 इसकी थ्योरेटिकल यील्ड है, इसी टैबलेट की थ्योरेटिकल यील्ड है, और मल्टीप्लाई हुआ है 100 से। तो जस्ट फॉर एग्जांपल ये हो गया, हम चेक कर रहे थे, हम ये चेक कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ है F4 में। तो F4 में देखें उसने F57 लिया है, ये F4 का वही F57 और उसके अगेंस्ट 8 आवर्स की ये वैल्यू है और ये भी 8 आवर्स की वैल्यू, यहाँ से लेना था उसने y की वैल्यू, फिर यानी कि एक्चुअल यील्ड, और फिर थ्योरेटिकल यील्ड उसने इसी ड्रग के कॉलम के ऊपर जो लिखी हुई थ्योरेटिकल यील्ड है वो वहाँ से पिक की है, और फिर उसने 100 से मल्टीप्लाई करके ये कंसंट्रेशन दी है। तो ये टेबल हमारा इस तरह ठीक होगा जब हमने वो स्टैटिक कर दिया। अच्छा, इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं। ये अब आपका परसेंटेज रिलीज है। अब आप इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे, आप फिर इंसर्ट में जाएंगे, आप फिर चार्ट में जाएंगे। अब हमें लाइन चार्ट चाहिए, तो हम लाइन चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन का चार्ट बन जाएगा। ये डिफरेंट फार्मूलेशंस का ड्रग रिलीज का आ गया, यानी कि ये नीचे टाइम पीरियड है 2 आवर्स 4 आवर्स 6 आवर्स ये टाइम है, और ये आपका परसेंटेज रिलीज है। तो परसेंटेज रिलीज कितनी हुई है अगेंस्ट डिफरेंट टाइम्स फॉर वेरियस फार्मूलेशन, ये इसके लेजेंड्स हैं। F1 को किस कलर से दिया हुआ है, F2 को, F3 को, F4 F5 F6 F7 को डिफरेंट कलर से दिया हुआ है, उस कलर से आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये उसकी आपको एक कर्व से परसेंटेज रिलीज का कर्व बन जाएगा, ये कर्व हमने बनाना है। ये सारा आपकी कैलकुलेशन है और ये आपका कर्व हमने डिमॉन्स्ट्रेट करना है। इस तरह से हमारा एक हो जाता है। तो इसी में आपने कर्व में आपने फिर ये यहाँ पे लेजेंड भी लगाने हैं, यानी कि आपने इसके एक्सिस लगाने हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस यहीं से लगाए जाते हैं। आप एक्सिस टाइटल में जाएंगे, ये एक्सिस टाइटल लिखा हुआ है, आप इसमें मोर ऑप्शन अगर क्लिक कर लें तो सारे आ जाएगा। तो एक्सिस टाइटल में पहले आप फॉर एग्जांपल ये वाला एक्सिस
ले रहे हैं। तो आप इसमें लिख देंगे ये आपका टाइम है आवर। तो ये जब मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पे लिखा गया क्योंकि ये सिलेक्ट हुआ हुआ था। इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर तो हमें नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल अब हमने जाना है इस एक्सिस टाइटल में, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है परसेंट रिलीज। तो अब परसेंट रिलीज मैंने इधर टाइटल में एंटर कर दिया। तो इस तरह से इसका ये एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस डेवलप हो गया। ज़्यादा बेटर लगता है अगर ये लाइन जिसकी ग्रिड लाइन ना लगी हो तो ये हम डिलीट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इस तरह से हमारा एक कर्व बन गया है। अच्छा, अब मैं आपको जरा थोड़ा सा ये इसको हम बाद में देख लेंगे कि अब हमने इसको क्या करना है। आपको ये बताना चाहता था कि ये जो दो टेबल आपने बनाए हैं, एक्चुअली ये दो टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक ही टेबल बना सकते हैं जिसमें आप ये दोनों एनालिसिस कंबाइन कर सकते हैं। तो एक्चुअली हमने यहाँ पे इतना एनालिसिस किया था और फिर हमने ये यहाँ पे एक्स्ट्रा किया था। अगर हम यहीं पे ये सारा कर दें तो फिर ये सारी कैलकुलेशन हो सकती है, यानी कि ये y माइनस बी ओवर एम हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ था। ये आपकी एक्चुअल यील्ड कैलकुलेट हुई थी। हम यहीं पे इसको डिवाइड कर दें किससे, थ्योरेटिकल यील्ड से। ये इसकी थ्योरेटिकल यील्ड है और इस थ्योरेटिकल यील्ड में हमारी रो, क्योंकि हमने आगे जाना है तो ये स्टैटिक है, रो हम स्टैटिक कर दी और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया विद 100 और इसको हमने एंटर कर दिया। तो अब देखें 6.74 यहाँ लिखा हुआ है, जो कि अगर हम अब यहाँ पे, ये तो फार्मूला नहीं, यहाँ पे 6.74 था, या अगर हम इसको यहाँ पे ये देख लें आप, यहाँ पे 8.5 है। मैं इसको ड्रैग करता हूँ इस साइड पे, इसको मैं ड्रैग करता हूँ इस साइड पे, तो 8.5 आपको नीचे नजर आ रहा है, तो ये 8.5 वहां आ गया। इसको मैं फर्दर ड्रैग करता हूँ यहाँ तक, तो देख लें जिन जिन में जो वैल्यू है 3.35 आखिरी में है, तो ये 3.35 लास्ट में आ जाती है। अच्छा, अब इसको मैं नीचे भी ड्रैग करता हूँ तो वो सारा नीचे वाला टेबल जो था वो इसमें आ जाएगा, जो इधर अब ये तो उससे डिफाइन हुआ है, तो इस टेबल की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं रही। अब हम जो कर्व भी बनाएंगे, ये जो कर्व बनाएंगे इसमें इस वैल्यू से हम डायरेक्टली कर्व बना देंगे। तो हम इंसर्ट जो करेंगे वो इंसर्ट करेंगे इससे कर्व, तो ये वही वाला कर्व जो उसका था वो वाला कर्व इस तरह से बन जाएगा। तो एक ही जगह पे आपने सारा एनालिसिस लगा लिया, एक ही टेबल पे आपने ये एनालिसिस लगा दिया है, दो टेबल आपको बनाने की जरूरत नहीं रही। तो ये आपका डिसोल्यूशन एनालिसिस है प्रिलिमिनरी, जिस तक आपने ये कैलकुलेट कर लिया। अब आपने बस ये कैलकुलेट करना है कि ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट रिलीज हुई है या कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट रिलीज हुई है, यानी कि ये डिसोल्यूशन कंट्रोल रिलीज है या ये डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज है या ये फिर कंबाइंड डिसोल्यूशन एंड डिफ्यूजन रिलीज है। एक्चुअली तो आपने यहाँ से ये कैलकुलेट, उसके लिए आपको इसके ऊपर काइनेटिक एनालिसिस भी लगाना है, वो काइनेटिक एनालिसिस हम अगली दफ़ा सीखेंगे। तो आज के लिए अभी इतना ही। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप डिस्कस कर लें, ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन यहाँ से दूर हो जाए। तो बाकी फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।